गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस दोस्तों, वॉइस मेरी क्लियर है। सो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे व्हीट स्टोन्स ब्रिज के बारे में, यानी कि हम इसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। तो व्हीट स्टोन सेतु जिसको हम कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये होता क्या है, तो दोस्तों कुछ नहीं है, ये कि अरेंजमेंट है। क्या है? एक अरेंजमेंट है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक अरेंजमेंट है। किसका? रेजिस्टेंस का। अरेंजमेंट है किसका? रेजिस्टेंस का। प्रतिरोधों का यहाँ पर क्या लगाया गया है? एक तरीके से प्रतिरोध लगाए गए हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का। किस तरीके से इन रेजिस्टेंस को लगाना है? तो इन रेजिस्टेंसेस को हम लगाते हैं एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में। तो अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि हमने क्या करना है? पैरेललोग्राम, चार भुजा वाले को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोई भी हो गया, इसको हम क्या, चाहे रोम्बस हो, इसको हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है। तो मान लिया जैसे मैंने क्या कर दिया, इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको किसी बैटरी से यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पे की लगा देते हैं और यहाँ पर हम बैटरी ऐसे लगा देते हैं। यह है की के, प्लस और माइनस। तो हमें पता है प्लस से करंट निकलता है आई। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो चार रेजिस्टेंस है वो पी क्यू आर एस की फॉर्म में होंगे, या नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस, और बीच में लगा है हमारा गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों यहां पर याद रखें सबसे पहली बात, तो जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु है वो क्या है? वो एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोधकों को लगाने का एक तरीका है। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, प्रतिरोधकों को लगाने का एक तरीका है। और सर इससे फायदा क्या है? तो इसकी एक बैलेंस कंडीशन देखते हैं, ये क्या काम आता है, इसका काम क्या है, वर्क क्या है, कार्य क्या है? अननोन रेजिस्टेंस को निकालना, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं एक अनजान प्रतिरोध जिसका मान हमें नहीं पता, या हम कह सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब हमारे पास एक ऐसा अज्ञात प्रतिरोध होगा, अज्ञात लिख देते हैं इसको, अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकालने के लिए काम आएगा। जैसे हमें तीन रेजिस्टेंस दे देगा, पी का मान 10 दे देगा, इसका मान 20 दे देगा, इसका मान 30 दे देगा, बोलेगा एस बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ब्रिज है, उस ब्रिज को हमने व्हीट स्टोन ब्रिज कहा, और ये काम क्या करेगा? टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने। तो यहां पर क्या होती है, एक बैलेंस कंडीशन होती है, यहां पर एक बैलेंस कंडीशन होगी इस व्हीट स्टोन ब्रिज की। बैलेंस कंडीशन यानी कि एक संतुलित शर्त होगी, संतुलन की शर्त होगी। आपको याद रखना है व्हीट स्टोन ब्रिज कब संतुलित होगा? जब P अपॉन Q बराबर R अपॉन S हो। यानी कि हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले कार्य क्वेश्चन में, जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो दोस्तों याद रखना बैलेंस कंडीशन चेक करेंगे हम, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, यानी कि P और Q का अनुपात और R और S का अनुपात निकालेंगे, और ये रेशियो चेक करके पता लगा लेंगे कि यस क्या कंडीशन बैलेंस है या नहीं। दोस्तों अगर गलती से P अपॉन Q R अपॉन S में S का मान ही नहीं दिया सर, तो तब कैसे बताऊं? क्योंकि भाई P अपॉन Q का रेशियो तो निकल रहा है, लेकिन R अपॉन S के बराबर है या नहीं कैसे पता लगेगा जब S का मान ही नहीं दिया? तो आपको ये क्वेश्चन में कहेगा, ध्यान से सुनना, कि अगर बैलेंस कंडीशन होती है सो देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। यानी कि दोस्तों अगर यहां पर P अपॉन Q और R अपॉन S का रेशियो बराबर हो जाए तो
मैं शायद गलत भी लिख रहा हूं, गैल्वेनोमीटर, सॉरी फॉर दैट। गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाह नहीं करती। तो दोस्तों शर्त ही यही है कि अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस है, तो सेंट्रल वाली ब्रांच में कोई धारा प्रवाह नहीं करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दोस्तों ये कंडीशन में या तो क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, या फिर यहां पर ये नहीं होगा तो ये शर्त होगी। यानी कि दोनों में से एक आपको क्वेश्चन में चमकेगा, या तो ये या फिर ये। तो दोस्तों ध्यान दें कि P अपॉन क्यू अगर R अपॉन एस के बराबर होता है तो सेंट्रल ब्रांच में यानी कि बीच की जो शाखा है उसमें कोई धारा प्रवाह नहीं करती। यानी कि हम यहां पर कहेंगे कि जब यहां पर P अपॉन क्यू और R अपॉन एस का अनुपात बराबर होगा तो ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा वो जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। तो धारा यहां से जाएगी, यहां बढ़ जाएगी, मान लिया I1, लेकिन कुछ भी नीचे नहीं जाएगी, वही I1 आगे चला जाएगा। या यहां से देखो, मान लिया I धारा आई तो I2 यहां नीचे चला गया, तो I2 यहां से ऊपर कुछ नहीं जाएगा, I2 यहां चला जाएगा, और I1 और I2 जैसे कि हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा है, I बराबर I1 प्लस I2 होके ये I वापस नीचे की ओर आ जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। देयर इज नो करंट इन द सेंट्रल ब्रांच, बीच की ब्रांच में कोई धारा प्रवाह नहीं करती, सीधी सीधी सी ये बात याद रखिएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन करने का तरीका होगा कि P अपॉन क्यू आर अपॉन एस का अनुपात बराबर है। तो यस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बीच वाली जो तार है उसको हटा देना है। मैं बताता हूं कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर अगर ये नहीं हुआ तो P अपॉन क्यू आर अपॉन एस हो जाएगा, तो बीच वाली तार को हटा दो, तब हमसे कुल प्रतिरोध पूछ लेगा, वो निकाल लेंगे। अगर ये वाली कंडीशन नहीं लग रही, क्योंकि ऐसी नहीं दिया, आपसे कोई अननोन प्रतिरोध यानी कि अज्ञात प्रतिरोध पूछा है, तो आपको क्या चेक करना है, क्वेश्चन में क्या ये दिया है कि देयर इज नो करंट। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, तो फिर भी ये क्वेश्चन किसका बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज का। और आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बुक्स में जनरली इस शक्ल का दिखेगा, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज एग्जाम में कुछ इन शक्ल का भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपके व्हीटस्टोन ब्रिज से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन सेतु, ये भी व्हीटस्टोन सेतु। और दोस्तों इसकी तीसरी शक्ल होती है ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी कि ये आ जाए तो भी समझ जाना कि व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन बन गया। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये तो आपको पता ही है, इसकी शक्ल तो आपने देखी है ना। तो ये वाली शक्ल तो हमें याद रहती है, बट जनरली इस पे याद रखें। तो देखो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन चमकेगा और बोलेगा दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो आप बोलोगे यार इसमें तो पैरेलल कौन है, सीरीज कौन है, सबसे पहले ये ढूंढोगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वाले फिगर को याद करें। जब बीच में धारा जा ही नहीं रही, हटा दो, तो इसमें धारा I1 और इसमें धारा I1। जब बीच में धारा गई ही नहीं तो I1 यानी कि दोस्तों आप देखोगे तो धारा समान कहां होती है? श्रेणी क्रम में। सीरीज में करंट सेम रहता है। अब जब बीच वाली में धारा जा ही नहीं रही, क्यों नहीं जा रही सर? क्योंकि P Q R S का रेशियो बराबर है। तो बीच वाले में जब करंट ही नहीं जा रहा है तो ये दोनों के दोनों सीरीज में है, तो हम लिखेंगे पहला P प्लस Q, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस। कुल प्रतिरोध कैसे निकलेंगे? P प्लस Q। फिर सर बीच वाले में धारा तो जा नहीं रही थी, तो इन दोनों के पास धारा देखो समान है, I2 तो R और S आपस में कैसे हैं? श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो इन दोनों का भी प्रतिरोध क्या निकलेगा? R प्लस S। और जब हम इस डायग्राम को देखेंगे तो ये P प्लस Q और R प्लस S आपस में पैरेलल यानी कि समांतर हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे? समांतर क्रम के सूत्र से सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन यहां पर हमें दे रखा है। अभी मैम की शायद 2-4 चैप्टर रह रखे हैं, वो कराना है, उसके बाद मैं ही आपको केमिस्ट्री कराऊंगा। बाकी मैं एक बार मैम से डिस्कस कर लेता हूँ कि मैम के कौन कौन से चैप्टर रह रखे हैं, ठीक है। तो हम फिर फटाफट ये निपटा के फिर हम केमिस्ट्री कर लेंगे, टेंशन न लो। फिजिक्स का पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको ऑर्गेनिक आराम से ऑर्गेनिक लेके चलेंगे। जैसे हम फिजिक्स कर रहे हैं, एक एक चैप्टर आराम से स्लोली वैसे ही करेंगे। अगर हमारा मतलब नेक्स्ट मंथ मई का है, पूरा मई का टाइम पे अगर हम पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से करने में लेंगे तो जून और पूरा अगस्त, जून जुलाई आपके पास पूरा है, क्योंकि अगस्त में आपका एग्जाम, तो 2 महीने आपको तब भी मिलेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता कि हमें ये जो टाइम मिला है इसमें मैं फटाफट चीजें बताऊं, और फिर जब मिला है टाइम तो हम चीजों को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। सर कैसे पता चलेगा व्हीटस्टोन सेतु? तो बच्चे देखो व्हीटस्टोन सेतु कैसे पता लगेगा? मान लो ये क्वेश्चन चमक गया पेपर में ना, ये चमक गया पेपर में, ये आ गया। अब मुझे कैसे पता ये व्हीटस्टोन सेतु है? तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे P Q R S का अनुपात निकालना है। अब आप बोलोगे सर P Q R S Q, तो आप इन दोनों का निकाल लो। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ ना, गणित तो हम सभी ने पढ़ी है, बचपन में ही पढ़ी थी।
भाई अगर मैं कहूं P अपॉन Q बराबर आर एस है, आर अपॉन एस है, नॉर्मल गणित है देखो, तो P को P छोड़ दूं, P के नीचे अगर R भेज दूं और इस Q को ऊपर भेज दूं, तो दोस्तों इसका मतलब P अपॉन R Q अपॉन S का अनुपात भी बराबर ही होगा। तो टेंशन लेनी नहीं, अनुपात निकाल लो बस। क्या कर लो? अनुपात। कई बार बच्चे ना मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर इन दोनों का लूं या इन दोनों का लूं? अरे क्या फर्क पड़ता है, इन दोनों को लो, R अपॉन R 1 1, R अपॉन R 1 1। सर ये ही क्यों, ये ले लो, हाँ तो ले लो, R अपॉन R 1 1, R अपॉन R 1 1। बस ध्यान रखना बीच वाली तार हटेगी तो ये दोनों श्रेणी में आ जाएंगे। क्लियर है बबीता? क्लियर हो कि कैसे पहचानना है, जल्दी बताओ। तो इसकी शक्ल या तो ये पेपर में देखने को मिलेगी या ये दिखेगी। अब देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। अब हमसे पूछ लेगा इसमें कुल प्रतिरोध बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कि कुल प्रतिरोध कितना है। तो अपन तो कुछ नहीं करने वाले, हम इस तार को देखेंगे कौन सा सीरीज में जुड़ा है, कुछ जुड़ा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, पर पहले समझो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। याद करना पड़ेगा ये फिगर, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा चमका तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। जरूरी नहीं है आर है, ये 2R दे देगा पेपर में, लो। तो क्या किया जाए, तो यही तो समझना है ऐसे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या पहचान है, इसमें बोलेगा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। सर क्या कैसे पता लगेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? अनुपात निकालो, पी क्यू आर एस 1:1। इसका मतलब इस ससुरे 2R का कोई उपयोग नहीं, इसको लेना ही नहीं है। जब उस पर करंट ही नहीं जा रहा तो हमारे टोटल रेजिस्टेंस में उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, ये बन जाएगा। दोस्तों अब इसमें कैसे देखा जाए, अब एक इमेजिन करो, पकड़ो इसे यहां से और इस चीज को ना ऐसे देखो। मान लो ये चीज ना ऐसे फोल्ड पड़ी है, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड पड़ी है, इसको खोल दो। जैसे आप इसको खोलोगे ना, आप देखोगे कि ये एक कोना आपको यहां दिख जाएगा, ये वाला कोना, ये कोना आपको यहां दिख रहा होगा, ये रहा ए कोना, और ये बी कोना आपको दिख जाएगा, ये वाला। ऐसे जैसे आप इसको खोलोगे ये इस तरीके का बन जाएगा। तो ये भी P अपॉन Q R अपॉन S का अनुपात बना देगा। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें ध्यान में रखने वाली चीजें। तो चलिए सबसे पहले जैसे मान लो इस पे पूछ लेते हैं कुल प्रतिरोध बताओ, टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो भैया इस वाली तार में P अपॉन Q 1/1, R अपॉन S 1/1, मतलब बीच वाली तार हटा दो। जैसे इस तार को हटाओगे दोस्तों, कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन, देखो R प्लस R 2R इन दोनों के बीच, R प्लस R 2R इन दोनों के बीच, बन गया प्रतिरोध। अब हमें कुल निकालना है, तो ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों श्रेणी में थे, ये दोनों श्रेणी में थे। अब आपस में समांतर होंगे, तो 1/2R प्लस 1/2R, एलसीएम आएगा 2R, ऊपर आ जाएगा 1+1, यानी कि 2/2R। दोस्तों 2 से 2 मर गया और 1/R के बराबर तो चल ही रहा था 1/R, तो R इसका कुल प्रतिरोध है, इसका आंसर R आ गया, खत्म कहानी। क्या करना है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। देखो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, ये दोनों के दोनों सीरीज में, ये दोनों के दोनों सीरीज में, तो R प्लस R 2R, ये दोनों के दोनों सीरीज में, तो R प्लस R 2R। अब दोनों के दोनों आपस में पैरेलल, भैया ये सॉल्व ऐसे हो जाएगा ना, अब ये डब्बा ऐसा बन गया, ये भी 2R, ये भी 2R। अब कर दो सॉल्व, क्या करेंगे 1/2R, मतलब मान लेते हैं नेट इसका RP मान लो, तो 1/2R प्लस 1/2R 2/2R, 2 ने 2 को मार दिया, आरपी का मान कितना आ जाएगा, आरपी का मान आ जाएगा R ओम, और ये इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध है। सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो सेम टू सेम। भाई इस वाले को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि है ही नहीं, तो R अपॉन R 1:1, R अपॉन R 1:1, तो जो भी 1:1 दे रहा है, देखो ये वाली तार हटा देंगे तो ये दोनों खुद ब खुद ही श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, तो बस बन तो गया 1/2R प्लस 1/2R इज इक्वल्स टू 1/2/2R, यानी कि इसका आंसर भी कितना आ जाएगा दोस्तों, R ओम, इस परिपथ का आंसर है। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे, मान लो ये बोल दे 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 20 ओम। अब बोला आपसे फाइंड द टोटल
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल मान या कुल प्रतिरोध निकाले या ज्ञात करें। अब यहां पे क्या चमका, कुछ भी नहीं। अब जिसको पता है, देखो ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो निकाल देगा। कैसे कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज? सर ये है ही स्ट्रक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज का, अभी तो पढ़ा हमने यहाँ पे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की शक्ल है भाई। कैसे दिखती है शक्ल? या तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा। प्रतिरोध शक्ल इसकी ऐसी होती है, या फिर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये इसकी शक्ल है, ये सारी इसकी शक्ल है। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना है। 21 देखो, 10:10 1:1, 10:10 1:1। जरूरी नहीं दोस्तों ये 10 ही हो सकता है ये 20 हो। तो क्या फर्क पड़ता है? 10:20 1/2। तो यहां पर भी 20 ही होगा यहां पर, तो 10:20 1/2। यानी कि फिर भी इस 20 को हटाना ही हटाना है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में तो हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में तो आ ही गए। तो अगर दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, तो 10 + 10 कर देंगे 20 ओम। फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 ओम। दोस्तों कुछ मत करना, इमेजिन ऐसे करो, यूं पकड़ के इसको खींच दो, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे? 1/r = 1/20 + 1/20, यानी कि दोस्तों 2/20 बन जाएगा, और 2/20 का फिर से मान हो जाएगा 1/10, यानी कि r का मान आ जाएगा 10 ओम। खत्म, सिंपल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर ये 10 ही क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ना सारे 10-10 ओम लगाए हुए। अगर 1/10 1/20 होता, 1/10 1/20 होता, तो ये बनते 30 और ये बनते 30, तो वह 1/30 1/30 2/30, यानी कि 1/15 1/15, यानी कि 15 इसका आंसर आ जाता। 20 वाले को हटा देना है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये चमका, इसमें क्या करना है? तो दोस्तों इसको पकड़ के ऐसे खोल दो। जैसे इसको पकड़ के इसको फोल्ड कर दोगे ऐसे, आप देखोगे बीच वाली ब्रांच में फिर करंट नहीं जा रहा। यानी कि इनका अनुपात निकालो, R:R 1:1, या फिर मैं को यहाँ पे R:R 1:1, ये वाली ब्रांच बीच की बन जाएगी। इसको इधर से खींचोगे ना, इसको इधर से खींचोगे तो ये बीच में आ जाएगा। बस, तो क्या करना है, ये दोनों फिर सीरीज में, ये दोनों फिर सीरीज में। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? R + R 2R, R + R 2R। फिर पैरेलल में तो 1/2R + 1/2R, यानी कि यहां पर बन जाएगा 2R, ऊपर में 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका फिर से R। तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और कैसा क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the given diagram when no current is flowing in 10 ohm रजिस्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न चित्र में x का मान ज्ञात करें यदि 10 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाह नहीं कर रही। डायग्राम कुछ इस तरीके से दे देगा। ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है भाई। उसने क्या बोला? कोई धारा प्रवाह नहीं कर रही। इधर है 20 ओम, इधर है 20 ओम, इधर मान लो 30 ओम, इधर x ओम, और यहां पर है 10 ओम। x का मान निकाल लो। क्या करना है दोस्तों? अब इस क्वेश्चन में सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है? इसका अनुपात तो निकल ही रहा 20/30। जरूरी थोड़ी x का मान 30 ही है, जरूरी तो नहीं x का मान 30 है। हम कैसे करेंगे इसको इक्वेट? वो तो तब करते हैं ना हम इक्वेट जब हम लोगों को पता होता। अब x का मान तो 40 हो गया, तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हुआ। फिर तो इसको नॉर्मल तरीके से करो। तो फिर क्या किया जाए सर? कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, नो करंट इज फ्लोइंग इन 10 ओम रजिस्टर, यानी कि बीच वाले पे कोई धारा ही नहीं बह रही। जब बीच वाले पे कोई धारा ही नहीं बह रही तो क्या ही फर्क पड़ता है? देखो अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर बीच वाले पे कोई धारा नहीं बह रही तो इसको हटा दूं,
सिंपल, इसको हटा दो तो P अपॉन क्यू आर अपॉन एस का कॉन्सेप्ट बनेगा। ऐड मत कर लेना, इन्हें जोड़ को इन्हें पैरेलल लगा के तब निकाल रहे हो, नहीं, सुनना ध्यान से। P अपॉन क्यू आर अपॉन एस अननोन रजिस्टर निकाल लेंगे, जो समझ में आ रहा है देखो, P इसको मान लो, Q R S इसको मान लो, बीच में कोई धारा नहीं बह रही, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे चमका, बीच में कोई धारा नहीं बह रही, 10 वाले पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि बैलेंस कंडीशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की। 20 P अपॉन क्यू आर अपॉन एस, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। P कितना है 20, Q कितना है सर नीचे 30, R कितना है सर 20, S कितना है सर X निकालना है। क्या किया जाए, इन दोनों का अनुपात निकाल लो, ये इससे को मार देगा, आप देखो ना 20/30 इज इक्वल टू 20/x, ये इसको उड़ा देगा, x का मान 30 ओम आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है, ये रेशियो है ना। नहीं सर ऐसे तो हमें समझ में नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें क्या P कौन Q, तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने क्या बोला, इसको P इसको Q मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S मान लो, ये तो कर सकते हो, P Q R S अभी भी निकाल लो, P Q R S तब भी तो इतना 30 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको P किसको Q मान रहे हो, बस ध्यान रखना जो सेंटर ब्रांच में करंट जा रहा है उसको कुछ वैल्यू मत दे देना, इसको मत XYZ मान लेना, कुछ P Q मत मान लेना, इससे P Q इसको मान सकते हो, RS से मान सकते हो, P Q से मान सकते हो RS, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है अगर अनुपात P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S की जगह P अपॉन R इक्वल टू Q बाय S हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, यहाँ चला जाएगा Q यहाँ चला जाएगा, अनुपात तो समान ही है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ऐसा क्वेश्चन आपको चमक सकता है। अब दोस्तों इससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में अब किसको लेके गए कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमने देख लिए सारी शक्ल में कैसे होता है, थोड़ा सा एडवांस रूप में लेके गए अब हम मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट को। इन्होंने बोला यार 4 रेजिस्टेंस तो समझ में आए, मैं नहीं ले रहा 4 रेजिस्टेंस, इन्होंने एक ब्रिज बना दिया और एक 100 सेंटीमीटर लंबी तार ले ली, यानी कि 1 मीटर की तार ले ली, बोला इस तार की हेल्प से काम करो, अब निकालो प्रतिरोध अननोन, यानी कि इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया, मीटर ब्रिज का, मीटर सेतु, कि बार बार हम प्रतिरोध कहां से निकालें, तुम एक काम करो, एक तार ले लो 100 सेंटीमीटर की, यानी कि दोस्तों 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर की एक तार ले लो, मीटर की तार है इसलिए मीटर, और इस तार की लंबाई से निकाल के दिखाओ एक अननोन प्रतिरोध S। होगा क्या दोस्तों, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाएगा, अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स का मान फिक्स है, 2 4 6 8 10 ओम फिक्स है, क्योंकि ये तो फिक्स हमने दिया है ना। S हम एक प्रतिरोध लगाते रहेंगे, भैया आपको एक बल्ब का प्रतिरोध चेक करना है, आपने बल्ब लगा दिया, आपने किसी तार का प्रतिरोध लगाना, आपने तार लगा दी, आपने किसी छोटा सा एक डिवाइस लेके आया, बोला इसका रेजिस्टेंस बताओ सर कितना है, मैंने यहाँ लगा दिया। तो होगा क्या दोस्तों, इसमें ना एक नॉब होती है सेंटर में, नॉब, तो देखो बैटरी से तो मैंने जोड़ ही रखा है नॉब, तो सबसे पहले तो याद रखना मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत है ही व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S व्हेन देयर इज नो करंट इन द सेंट्रल ब्रांच, यानी कि जब बीच वाली तार पे कोई धारा प्रवाह नहीं होगी तो P अपॉन Q का जो अनुपात होगा वही R अपॉन S के बराबर होगा, प्रिंसिपल इसका व्हीटस्टोन्स ब्रिज है। यानी कि वी कैन से दैट जो मीटर ब्रिज है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन्स ब्रिज, यानी कि इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु, इसका सिद्धांत है। क्या करना है दोस्तों, एक 100 सेंटीमीटर की तार ले लो, यानी कि 1 मीटर की तार ले लो, इस पे एक ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बॉक्स पहले से ही फिक्स होता है विच इज प्रोवाइडेड बाय अस, और ये है S जिसका मान हमें निकालना है, मान लो S का मान हमें निकालना है, S एक अननोन रेजिस्टेंस है, आप कोई बल्ब या कोई तार लेके आए और आपने बोला सर इसका प्रतिरोध निकाल के बताओ भाई कि कितना है, इस S का मान अपने को निकालना है, तो या तो मैं इसको व्हीटस्टोन सेतु पे लगा दूं या फिर मैं मीटर ब्रिज पे लगा दूं, तो मीटर ब्रिज में फायदा क्या है, ये तार फिक्स रहेगी। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे जैसे आप इस शंट को लगाते जाओगे, इसको मैंने कोई तार का नाम शंट दे दिया, वैसे शंट S मान लेते, देखो जैसे जैसे आप इस तार को बार बार इस पे लगाओगे तो ये जो एक 100 सेंटीमीटर की तार है ना, बैटरी खोली है, मैंने इसको यहां पर एक नॉब, जॉकी बोलते हैं बेसिकली, नॉब है उसकी एक छोटी सी, यहां पर नॉब होगी, उस नॉब को इस तार पे टच कराना है क्योंकि करंट तो फ्लो कर रहा होगा,
तो जैसे ही मैं देखो यहां फ्लो कराऊंगा तो करंट जाएगा, यहां कराऊंगा, माना मैंने इस बिंदु पे मैं इसको हर जगह पे टच करा रहा हूं, यहां 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 कहीं पे भी टच करा सकता हूँ 100 सेंटीमीटर के अंदर। एक लंबी सी तार है, एक ऐसी नॉब है, और उसको मैं यहाँ टच कराऊं, यहाँ टच, कहीं पे भी टच कराऊंगा, बस मुझे कंडीशन क्या चेक करनी है, बैलेंस हो जाए। बैलेंस कब होगा, जब बीच की तार पे धारा नहीं बहेगी। तो मैंने यहाँ टच कराया, यहाँ बीच में इसमें ना एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ऐसे समझ लो। मैंने इस नॉब को यहाँ टच कराया, यहाँ कराया, गैल्वेनोमीटर घूमता गया घूमता गया। जैसे ही मैंने यहां पर कराया, मान लो इस ए बी बिंदु पर कराया, किस बिंदु पर, बी बिंदु पे, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हो गया। इस रेजिस्टेंस के हिसाब से ये नॉब अलग अलग जगह पर क्या करेगी, अपना गैल्वेनोमीटर टिल्ट करेगी। मान लिया इसका इतनी वैल्यू थी, इतना मान था कि उसने इस पॉइंट पे आके नो करंट शो किया। हो सकता है किसी दूसरे ने मुझे कोई और प्रतिरोध दिया, मैंने यहां लगाया, तो वो यहां ना यहां रुक के जीरो वैल्यू दे, यानी कि वो इस 100 सेंटीमीटर के अंदर कहीं पर भी वैल्यू जीरो दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है। तो मान लिया उसने इस कोने से एल लंबाई या एल लेंथ या एल दूरी पर क्या दे दिया, जीरो डिफ्लेक्शन दे दिया, यानी कि यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लग गई, बैलेंस कंडीशन होगी, क्योंकि सेंट्रल ब्रांच में अब कोई करंट नहीं जा रहा। तो दोस्तों अगर ये एल है तो पूरी सेंटीमीटर देखो, अब 2 4 5 सेंटीमीटर पर अगर रुका है तो बचा कितना, 95। 100 सेंटीमीटर में से अगर 5 है तो 95, 20 है तो 80, यानी कि एल है तो 100 माइनस एल इस बची हुई तार की लंबाई होगी। तार का प्रतिरोध निर्भर करता है उसके लंबाई पर। हमने पढ़ा है रो इज इक्वल्स टू होता है आर ए अपॉन एल, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर तार ऐसा तो लूंगा नहीं, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली, यानी कि क्षेत्रफल तो मैं समान रखूंगा। तार ही एक है, ऐसा भी नहीं है कि आधी तार कॉपर की आधी सोने की लगा दी, कुछ तांबे की कुछ एल्यूमिनियम की लगा दी। तार का मटेरियल भी सेम है, यानी कि प्रतिरोधकता भी सेम होगी और क्षेत्रफल भी सेम होगा। तो दोस्तों इन शॉर्ट और शॉर्ट में बात करूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, यानी कि इस तार की एल लंबाई है तो इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा, यानी कि इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा। तो लेट्स अस कंसीडर पी इसको मान लो, क्यू इसको मान लो, आर इतने को मान लेता है, यहां से यहां तक आर मान लिया मैंने, ठीक है, नाम दे दिया हमने, तो पी क्यू आर एस नाम दे दिया। तो हमसे पूछ लिया भाई कि एस का मान क्या होगा, इस तरीके से, तो दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसकी लंबाई हमें मिल गई, इसकी लंबाई हमें मिल गई। अब जरा एक बात बताओ, छोटी सी बात, सोचने वाली बात, वायर इज यूनिफॉर्म, यानी कि तार जो है एक समान क्षेत्रफल की है, तार एक समान क्षेत्रफल की है। तार अगर एक समान क्षेत्रफल की है तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, ये तार यहां से यहां तक गई, इतनी तार का मैंने लंबाई एल ली थी और इतनी तार की लंबाई 100 माइनस एल मानी थी। इतने तार का प्रतिरोध मैंने पी माना और इतने तार का प्रतिरोध मैंने क्यू माना। सिर्फ इतनी तार की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतनी तार की, ए से बी तक की। तो प्रतिरोधकता बराबर, यानी कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, ये हम सबने पढ़ा। यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस है पी, एरिया तो ए ही है और लेंथ है एल। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं प्रतिरोधकता, कहां से, बी से सी तक की, ये ए बी के लिए है, ये ए बी की बात कर रहा हूं यहां पर, और यहां पे बी से सी तक की बात कर रहा हूं। ए से बी तक के लिए प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, जो कि पी माना है, प्रतिरोध पी माना है, इनटू एरिया, एरिया तो सर ए ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तार कहीं पे मोटी कहीं पे पतली नहीं होगी, अपॉन में एल, ये लंबाई। सिमिलरली बी से सी तक के लिए भैया तार तो समान ही है, मटेरियल तो सेम है, ये जो तार है कॉपर की थी तो कॉपर रेजिस्टिविटी तब तक नहीं बदलती, प्रतिरोधकता तब तक नहीं बदलती जब तक आप मटेरियल ना बदल दो, तो रो की जगह रो। इसका रेजिस्टेंस कितना है सर, क्यों, देखो सबको फॉर्मूला याद है ना, आर ए अपॉन में एल। तो दोस्तों कुछ भी तो नहीं करना, रो की जगह रो, बस रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का पी माना था, एरिया ए माना था, लेंथ यहां तक की एल थी, इसके लिए आ जाएगा आर की जगह क्यू, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्यू है, एरिया कितना है, ए यूनिफॉर्म एरिया है, और लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ रख दूं 1 बराबर 2, क्योंकि दोनों प्रतिरोधकता ही तो हैं, तो पी ए बटा एल बराबर हो जाएगा क्यू ए बटा 100 माइनस एल, एल नहीं सॉरी,
ए से ए कट गया, तो आप देखोगे यहां पर P अपॉन एल इक्वल टू क्यू अपॉन 100 माइनस एल। और दोस्तों यहां से आप देखेंगे तो P अपॉन क्यू का मान आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस एल। यानी कि अब आपको तार की लंबाई और तार की लंबाई मिल जाए तो आप P अपॉन क्यू का अनुपात निकाल सकते हो। तो आप क्यों बार बार ये सोचोगे कि P अपॉन क्यू कैसे निकलेगा? यानी कि जो काम व्हीटस्टोन ब्रिज में P और Q कर रहे थे वो मीटर ब्रिज में L और 100 माइनस एल कर देगा। यानी कि P अपॉन क्यू का अनुपात नहीं पता, हमें क्या पता कितनी तार का क्या प्रतिरोध है, तो उसकी लंबाई बेटा 100 माइनस एल कर दो। यानी कि लंबाई पता लग जाए कि तार किस पॉइंट पर नॉब जीरो दिखा रही है, तार के किस बिंदु पर कितनी दूरी पर वो नॉब जीरो बिंदु दिखा रही है, उन दोनों का अनुपात से P अपॉन क्यू निकाल लेंगे। सिंपल है दोस्तों। बस तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। अच्छा इसको Q, अब इसको P मान लिया, ठीक है, मैंने P थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अब इस कॉन्सेप्ट को, इसको R मान लो, इसे S मान लो, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे तार में इसको PQ से समझ लिया। तो ये है P यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की Q, ये रेजिस्टेंस बॉक्स R और S का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु पे ये आधारित है, तो व्हीटस्टोन सेतु कहता है P बटा Q जो है वो R अपॉन S के बराबर है। हाँ सर, P अपॉन Q रेजिस्टेंस तो है नहीं पर लेंथ तो है। R का मान तो हमें पता ही होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमें पहले से ही फिक्स है S है। S का मान निकालना, वो निकल जाएगा R इंटू 100 माइनस एल अपॉन में L। लो आपका आंसर आपके पास है। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S। सिंपल, आप यहां से S का मान निकाल सकते हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। इसको हम मीटर ब्रिज का क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आई होप ये और विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन की। क्या ये यहां तक क्लियर है, पहले बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे छोटा सा, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक फिगर दे रखा है, ठीक है, फिगर इज अ मीटर ब्रिज। सेटअप विद नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब जब कोई नॉब जो है डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, नल का मतलब जीरो है ना, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा उसमें, तो नल डिफ्लेक्शन है यहां पर। इस तरीके से मैं ये फिगर दे रखा है। ये यहां पर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, आपको बोला है, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन वैल्यू ऑफ आर आपसे पूछिए, फाइंड आर। आर एक अननोन रेजिस्टेंस है, ये आपसे पूछा है कि आर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आर का मान क्या है, ये आपसे पूछा। अब देखिए एक सेकेंड है, आर का मान यहां पर हमें ये 55 ओम दे रखा है, ठीक है, सॉरी यहाँ ये 55 ओम दे रखा है। आपसे पूछा आर का मान क्या होगा। ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा। अब दोस्तों यहाँ पर ना P है ना Q है, तो हमें पता है लंबाई का अनुपात भी P अपॉन Q का काम करता है। तो देखो मान लो अब यहाँ पर R दे दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। हमने तो इसको P Q R S माना था, तो हम उसी तरीके से लेके चलते हैं। जनरली आपने क्या देखा था, हमने इसको P माना था, हमने जनरली जो हमने पढ़ा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। क्यू माना, इसको आर माना और इसकी वैल्यू को एस मान लो, एस निकाल लोगे तो आर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस का मान निकालना है इन शॉर्ट हमें इस क्वेश्चन में, है ना। तो पी का मान कितना है, पी अपॉन क्यू। आर कितना है भैया 55, और एस कितना है, एस का मान आर है, यही हमें निकालना है।
पी क्यू आर एस, ये जनरली समझने के लिए। पी का मान कितना है सर, हमें क्या पता, पी तो तार है, तो तार की लंबाई 20। तो दोस्तों अगर यहां से यहां तक 20, तो ये बचा कितना, 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो 20/80 गुणा 55/r। तो एक ये कटेगा 4, आर का मान आ जाएगा 55 गुना 4, यानी कि 5 20 220 ओम, यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा। खत्म। सिंपल से क्वेश्चन है, इजी है। यानी कि अब आपको क्या करना है, आप इस लंबाई के अनुपात से भी प्रतिरोध निकाल सकते हो। लंबाई का अनुपात प्रतिरोध का अनुपात बता रहा है, यानी कि P अपॉन क्यू जहां प्रतिरोध हुआ करते थे, अब लंबाई का अनुपात यहां पर प्रतिरोध का अनुपात बता रहा है। सिंपल। बोलो क्लियर, जल्दी 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 जल्दी। हाँ या ना दोस्तों, जल्दी से बता दे। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं करंट के पास जो इफेक्ट होता है उसकी। देखो, अगर करंट फ्लो कर रहा है, धारा प्रवाह कर रही है, तो धारा के प्रवाह होने से हमारे पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। धारा के प्रवाह होने से दो चीजें होती है, यानी कि जब करंट फ्लो करता है तो करंट, वैसे तो देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं जो हम पढ़ भी रहे हैं, तीनों चीजें मैं आपको बताता हूं। एक होता है दोस्तों आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव, एक होता है हीटिंग इफेक्ट। दोस्तों एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक बना देता है। अगली क्लास में हमने यही पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। और एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, केमिकल इफेक्ट, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा का रासायनिक प्रभाव। तीन तरीके के प्रभाव हमारे पास है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो किसी को हीट कर देगा, यानी कि गर्म कर देगी उस वस्तु को, जैसे कि हमारे गीजर होते हैं, हमारी आयरन होती है जिसको हम प्रेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन प्रेस, है ना। गीजर हो गए, प्रेस हो गए, हीटर हो गया, तो हीटिंग इफेक्ट यहां पर काम करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबक बना देता है, तो जैसे हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट यहीं पे बनता है। और रासायनिक यहाँ पर जैसे कि बैटरी को चार्ज करना है, बैटरी को डिस्चार्ज करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर रासायनिक इफेक्ट में आ जाएगा। तो बात अगर हीटिंग इफेक्ट की करें तो हीटिंग इफेक्ट पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस सीधे फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर बनते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। यानी कि धारा का ऊष्मा प्रभाव, ऊष्मा मतलब हीट, हीट मतलब ऊर्जा, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर हीट जनरेट होगी। दोस्तों हीट को ही हम लोग, याद रखिएगा, हीट यानी कि ऊष्मा को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, भाई ऊष्मा ऊर्जा है। और ऊर्जा को ही हम लोग मोटा मोटा समझने के लिए कार्य कह लेते हैं, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा इस तरीके से। तो हमने जनरली एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूं किस तरीके से बनेंगे, बस वो याद रखना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब वोल्टेज का फॉर्मूला देखा जाएगा तो वो होता है कार्य बटा आवेश, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से अगर मैं कार्य का सूत्र निकालू तो वी क्यू बन जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला वी क्यू। दोस्तों याद रखना, मैं जो कार्य निकाल रहा हूं वही एनर्जी है और वही हीट है। हीट आगे जाके एच रिप्लेस कर सकता हूं मैं कार्य की जगह एच यूज करूंगा, क्योंकि मैं हीट बता रहा हूं आप लोगों को, तो आपको बस ध्यान रखना है। बट फॉर्मूला बन गया हमारे पास वी क्यू। ना मान लिया
मान लिया कि भाई इस कंडक्टर के अंदर Q चार्ज जो है फ्लो कर रहा है किसी टाइम t में, तो इसके अंदर धारा कितनी आ जाएगी, Q बाई टी के बराबर। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी। तो चार्ज बराबर हो जाएगा करंट इंटू टाइम, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणा समय बन जाएगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, पहले वाले समीकरण में रखता हूं, तो W बराबर वी क्यू था, तो Q की जगह आई टी, ये बन जाएगा मेरी दूसरी समीकरण, कार्य का दूसरा समीकरण। मान लिया ओम्स लॉ भी अप्लाई कर लेते हैं। ओम्स लॉ, ओम का नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार, अगर मैं ओम के नियम अनुसार बात करूं तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना। तो भैया अगर मैं इस V का मान उठा के यहां लगा दूं तो मेरा एक तीसरा सूत्र यहां पर बन जाएगा आई आर। V की जगह तो देखो मैंने आई आर रख दिया, आई इंटू टी ऐसे रख देते हैं। तो W बराबर बन जाएगा आई का स्क्वायर आर इंटू टी, ये बन जाएगा हमारी तीसरा समीकरण। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फिर से अप्लाई कर रहा हूं ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम अनुसार फिर से ओम के नियम अनुसार, लेकिन इस बार मैं आई का मान निकाल रहा हूं, वो होता है V बाय आई, है ना। इसको उठा के यहां लगाते हैं, तो W बराबर V का स्क्वायर आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो एक कार से कार कट गया और W बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये बन जाएगा चौथा समीकरण। तो चार समीकरण हमारे कार्य के बन गए, वी क्यू, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और इन कार्य को ही तो हम ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कार्य के क्या सूत्र बन गए, वी क्यू, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। कार्य की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कार्य की जगह हम लिख सकते हैं हीट, यानी कि ऊष्मा। और ये सारे के सारे जो भी इकाइयां हैं या जो भी चीज चलेंगी, किसमें चलेंगी, जूल में चलेंगी। इन सब की इकाई जूल होती है, जूल। तो हमारे पास क्या बन गए, हीट के इतने सारे फॉर्मूले बन गए। क्लियर दोस्तों। दोस्तों एक नोट डालें, कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट, है ना। कैलोरी क्या होती है, ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी होती है। और आपको मैंने बताया था कि एक कैलोरी के अंदर, एक कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होते हैं। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि एक जूल के अंदर 1/4.18 कैलोरी होती है। भाई कुछ नहीं करना, एक जूल यहीं छोड़ दो, ये नीचे भेज दो। तो यानी कि एक जूल के अंदर 0.24 कैलोरीज होती हैं। अब ये क्यों बता रहा हूं, एक बार ना एक एग्जाम में ये चमक गया था कि कितना होता है, ये 0.24 दे दिया था, बच्चे ने छोड़ के आ गए थे, भगवान जाने क्या दे दिया। तो दोस्तों ये सूत्र ऐसे आए तो बहुत बढ़िया, ये सूत्र अगर ऊष्मा के ऐसे आए तो घबराना मत, फॉर्मूला सेम ही है। बस फर्क ये पड़ गया दोस्तों, ये सारे सूत्र जो चल रहे हैं ये कैलोरी में चल रहे हैं। तो 0.24 VQ, 0.24 VIT, 0.24 I स्क्वायर RT, 0.24 V स्क्वायर R अपॉन टी, ऐसा करके क्वेश्चन हो तो घबराना मत, ये भी सही है भैया, ये कैलोरी में चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, हालांकि मैंने ये चीजें बता रखी हैं, पर फिर भी क्योंकि ऊर्जा की बात हो रही है तो हम ऊर्जा की इकाई की बात करें तो ऊर्जा की इकाई, तो ऊर्जा की इकाइयों में दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता ही है, हमने यहां देखी थी जूल, इसकी एसआई इकाई है जूल। फिर दूसरी क्या देख ली हमने, कैलोरी। कितना होता है एक कैलोरी के अंदर, तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, जिसे लमसम 4.2 जूल कहते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आपको एक इकाई मिलेगी वॉट सेकेंड। ठीक है, वॉट सेकेंड, मैं पूरा लिख देता हूं, वॉट सेकेंड। बात अभी करेंगे भी, पर याद रखना वॉट सेकंड भी जूल के बराबर ही होता है। तो क्वेश्चन में गलती से आ जाए एक वॉट सेकंड किसके बराबर, एक जूल, इसको तो बढ़िया फर्रा बना लो, अपने कॉपी में रखना, बहुत काम आएगा। फिर आता है वॉट आर, देखो पावर इनटू टाइम है, अभी पावर इनटू टाइम की बात करूंगा, पर ऐसे चमकेगा तो याद रखना वॉट आर। वॉट आर के अंदर होता है, देखो वॉट आर को जूल, कितना जूल है,
तो वॉट को तो वॉट छोड़ दो, और आर का मतलब होता है घंटे, यानी कि 3600 सेकंड। तो 3600 आगे लिखो, वॉट और सेकंड को पीछे लिखो, तो बन जाएगा 3600 वॉट सेकंड का मतलब जूल। तो 3600 जूल होते हैं एक वॉट आर के अंदर। दोस्तों इसको लिखने का एक तरीका यह भी है कि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं 10 से गुणा करके 10 से भाग देके, तो 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब आपके पेपरों में ये ऐसे चमक के आने लगा है। 10⁻³ को किलो बोलते हैं, तो एक वॉट आर के अंदर कितने किलो जूल? 3.6 किलो जूल होते हैं। इससे और बड़ी इकाई की तरफ लेके चलूं तो इससे और बड़ी इकाई आपकी आ जाएगी किलो वॉट आर। आप सभी ने सुना होगा, कमर्शियल यूनिट होती है, व्यवसायिक इकाई होती है, इसी में बिजली के बिल आते हैं। ये एनर्जी की बात हो रही है, ऊर्जा की, ठीक है, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई। जिसको हमारे घरों में बिजली के बिल आते हैं, एक यूनिट इसी को कहा जाता है, ठीक है, 1 किलो वॉट आर। इसके अंदर कितने जूल? तो 1000 वॉट गुणा आर का मतलब हो गया 3600 सेकंड। तो आप लिखोगे 1 किलो वॉट आर बराबर 36, 1 2 3 4 5 गुणा 10⁵5 वॉट सेकंड। नोट याद रखेंगे, एक वॉट सेकंड को ही एक जूल कहा जाता है ना। एक वॉट सेकंड को मैंने अभी बताया था, फर्रा बना लेना, एक वॉट सेकंड को ही तो जूल बोलते हैं। तो हमने इसको वॉट सेकंड में बदल दिया, तो यहां बदल जाएगा 1 किलो वॉट आर बराबर 36 गुणा 10⁵5 वॉट सेकंड की जगह क्या लिख दूंगा? जूल। लिखने में हम इसे पहले कुछ इस तरीके से लिखते थे कि हमने 10 से गुणा 10 से भाग दिया, तो हम इसे लिखते थे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। लेकिन पहले तो बहुत बार पेपरों में ये आता था, पर अब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करने लगे हैं, और अब दोस्तों ये आता है 3.6। अब 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, तो बन जाएगा मेगा जूल। तो 1 किलोवाट घंटे के अंदर 3.6 मेगा जूल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, पावर की बात करते हैं। अच्छा, इकाई में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, ठीक है, पावर, शक्ति। अच्छा यहां पे लिख भी देता हूं, एनर्जी की एक इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से भगाया जाए, तो जो ऊर्जा वहां पर लगेगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 का जूल। ये हमारे पास याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पावर। पावर यानी कि शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, कार्य करने की दर। पावर बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय। अब कार्य को ही तो हम लोगों ने क्या कहा? हीट कही, ऊर्जा। तो जितने भी फॉर्मूले हीट के थे, वी क्यू, वी आई टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, या आई स्क्वायर आर टी लगाना शुरू कर दो, पावर का भी सूत्र मिलते रहेंगे। दोस्तों वी क्यू और वी आई टी तो सेम ही है, क्योंकि क्यू की जगह मैंने आई टी लिखा था। तो आप इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, बात एक ही आएगी। तो अगर मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगाता हूं, वी आई टी अपॉन में टी, तो टी से टी कट गया, तो पावर का पहला फॉर्मूला आ गया पी इज इक्वल टू वी आई। अगर मैं पावर यानी कि शक्ति की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर लिख देता हूं यहां पर, तो टी से टी फिर कट गया, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर मैं पावर में तीसरी जगह ये लगा देता हूं, वर्कडन की जगह, कार्य की जगह, तो आई स्क्वायर आर टी, और नीचे बैठा हुआ टी, टी से टी कट गया, यानी कि बन जाएगा आई स्क्वायर आर। तो तीसरा सूत्र बन जाएगा ये, यानी कि पावर यानी कि शक्ति के सूत्र होते हैं वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि कहने का होल सोलली मतलब क्या है? होल सोलली मतलब यह है कि इसमें टाइम नहीं होता। यूनिट इकाई वॉट। वॉट शक्ति की इकाई है, वॉट गुणा समय, वॉट गुणा घंटा, ये ऊर्जा की इकाई है। शक्ति और ऊर्जा दोनों अलग अलग चीज होती है। अगर कभी किलो वॉट आ जाए तो इसका मतलब 1000 वॉट, कभी मेगा वॉट आ जाए तो इसका मतलब 10⁻6 वॉट, कभी गीगा वॉट आ जाए तो इसका मतलब 10⁹ वॉट। ये सारी इसकी इकाइयां हैं। और मैकेनिकल यूनिट होती है हॉर्स पावर, जिसको हम एचपी कहते हैं, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति।
अश्वशक्ति। तो 1 हॉर्स पावर 1 एचपी के अंदर होते हैं 746 वाट। ये बात याद रखना दोस्तों, ठीक है। छोटी छोटी बातें पर ध्यान रखना दोस्तों। इसमें भी ना घुमा देते हैं, इसमें पता कैसे घुमाया हुआ था कि एग्जाम में यूं पूछा हुआ था 1 HP इज इक्वल्स टू 0.746 किलो वॉट। क्या ये बात सही है? बच्चा बोले दिमाग खराब हो गया, गलत है। बात एक ही तो है। 1 HP 746 पॉइंट हटाओ, 3 जीरो नीचे भेज दो। अब किलो लिखा है तो किलो का मतलब 1000 तो होता है। बात तो एकदम सही है। लिखने का तरीका दोस्तों बदल चुका है, तभी कह रहा हूं कि इस तरीके से पूछता है। तो सबको लगा ये गलत है, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि सबको तो 746 वॉट रटा हुआ था। ब्रेन भी हमारा उसी तरीके से ट्रेन कर रहा था अपने आप को कि 746 दिखेगा तो सही है। ये 0.746 दिखा, किलो पे किसी का ध्यान गया नहीं, सब स्कूल को छोड़ के आ गए, जबकि आंसर इसका यही होना था। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी। तो दोस्तों ये थी हमारे पास पूरी कहानी किसकी, व्हीट स्टोन से लेके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैग्नेटिज्म की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। टिल देन बाय बाय, टेक